ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको दिल से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। दिन का आगाज़ हम कसाई की चाय से करते हैं। एक कसाई ने फीकी चाय पीनी थी और एक ने मीठी। तो सबसे पहले मैंने इसमें पत्ती ऐड की और आराम से इस पत्ती को पकने दिया। पत्ती के पकने के बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया और सोचा 1 कप निकालने के बाद चीनी ऐड कर दूँगी ताकि मेरा जो है वो काम थोड़ा आसान हो जाए। 2 कप चाय कौन चढ़ावे? ख़ैर, तकलीफ सिर्फ इस बात की थी कि सारी की सारी बकरियों को जो है वो दूसरी बकरियों के सामने ज़िबा कर दिया गया था और ये इस्लाम में कभी इजाज़त नहीं दी जाती। तो मुझे इस बात का बहुत दुःख। जल्दी से रेडी हुई सिर्फ और सिर्फ किचन के काम करने के लिए। मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा हमने तैयार होके सारे के सारे किचन के काम करने हैं। चूल्हा उठाया और इसको सबसे पहले मैंने नीचे रखा क्योंकि पतीला बहुत भारी होता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में गोश्त बनाना होता है क्योंकि पूरे ख़ानदान की दावत होती है। तो मसला सिर्फ यही होता है कि पतीला उठाना और फिर रखना बहुत मुश्किल होता है और जब उसमें मिक्स कर रहे होते हैं गोश्त को तो शोल्डर्स में बहुत बुरा पेन होता है नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा इसको नीचे रख के इस दफ़ा पका लेती हूँ। पतीला मैं जाके नीचे से ले आई थी। इसमें तकरीबन 4 से साढ़े 4 किलो गोश्त होगा, प्याज और लहसुन अदरक थे। साथ में घी का पैकेट भी, सब कुछ जितना मैं ला सकती थी एक टाइम में ले आई थी। दूसरे टाइम में जाके मैं जितने मसाला जात होते हैं जो इसके अंदर डलते हैं वो सारे ले आई थी। अब दिखाती हूँ इनके अंदर क्या-क्या है। ये लाल मिर्च का पैकेट था और ये सारे तकरीबन साबित गरम मसाले थे। इसमें हल्दी, धनिया, सूखा धनिया सब कुछ मौजूद था। अब बारी आती है लहसुन और अदरक के पेस्ट बनाने की। तो सबसे पहले मैंने लहसुन और अदरक तकरीबन बहुत ज़्यादा होगा ये, तो मैंने ये सारा का सारा ग्राइंड कर लिया था। मुझे ये याद नहीं है कि कितना था बिकॉज़ इसको मैंने नहीं छीला बैठ के। और बस ये 3 हरी मिर्चों का मुझे फ़ॉर्मूला नहीं समझ आया। मैंने एक-एक उसको चेक किया कि कहीं से इसके पेस्ट में कोई साबित तो नहीं रह गया, लेकिन सिवाय इन 3 हरी मिर्चों के कुछ भी साबित नहीं था। फिर बारी आती है टमाटर का जूस बनाने की, तो ये भी मैंने अलग से टमाटर की प्यूरी बनाकर रख दी थी। मैं पकवइयों के खानदान की नकल करते हुए मैंने इसके ऊपर घी का पैकेट लटका दिया, बट बेचारा 2 दफ़ा अंदर चला गया, फिर निकाल के फिर वापस लटकाया ताकि जितना भी घी है वो सारा का सारा पतीले में चला जाए। तो इसमें 1 किलो घी डला था और ये तकरीबन 4.5 किलो होगा गोश्त, या 4 किलो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पसीना अभी से बहना स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे प्याज़, और प्याज़ों को मैंने पूरे के पूरे ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया था ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज़ों की थ्योरी तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्याज़ दूध की तरह होते हैं, देखते रहो तो कभी लाइट ब्राउन नहीं होती और जब आपकी नज़र हटती है तो जले पड़े होते हैं। तो इन चीज़ों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। खैर, प्याज़ों में ऑलरेडी इतना पानी था कि वो लाइट ब्राउन होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पर तकरीबन टमाटो जूस भी रेडी हो गया था, तो मैंने यहाँ से जूसर बंद कर दिया था। मैंने एक ट्रे ली, उसके अंदर 1 एंड हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और तकरीबन जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो सारे के सारे हमने डाल दिए थे। यहाँ पर मैंने अपने पौधे रखे हुए हैं। मौसम का हाल उफ तौबा, फुल पीक पर गर्मी पड़ रही थी यहाँ पर। और भाई ये सारा फैशन यहीं पर खत्म करते हैं। मैं तो उसी टाइम जाकर घर के कपड़े पहन के आई। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा अब नहीं, ये फैशन वैशन छोड़ और खाने बनाने पे फोकस कर। तो भाई इसके बाद मैंने लगा दिया था इसमें गोश्त, क्योंकि जितनी मर्जी देर हो गई थी, तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, लेकिन एक प्याज भी लाइट ब्राउन नहीं हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो गोश्त डालती हूँ ताकि प्याज के साथ ही गल जाएगा। तो मैंने गोश्त और प्याज दोनों को मिक्स करके इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए यहीं पर ही खड़ा दिया था। इसको यहाँ पर रखने का 5 मिनट्स के लिए मकसद ये था ताकि प्याज भी इसके साथ जो है वो तकरीबन थोड़े-थोड़े गल जाएँ और जो गोश्त है वो अपना तकरीबन जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज कर ले। यहाँ पर मेरा छोटा लादू भी उठ गया था, तो सबसे पहले मैं इसे उठा के आई। मैंने कहा इतनी गर्मी में मैं इसे कहाँ खड़ाऊँ? खैर 5-10 मिनट तो ये मेरे साथ किचन में ही रह गया और फिर मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये हर चीज़ को छेड़ रहा था। फिर मैंने अपनी बहन को कॉल किया, मैंने कहा बहन एक एहसान कर इसको ले जा। खैर ये सुबह उसके पास चला भी जाता है। तो मैं लेकर आई थी इसको सुलाने के लिए वहां से और फिर जनाब को वापस देना पड़ गया। तो मैं इसे देकर आई और फिर जो है हम बैठ गए दोबारा से बनाने के लिए। आई तो मुझे जल्दी जल्दी ये था कि भाई गोश्त खराब ना हो गया हो या नीचे ना लग गया हो। तो भाई इसने अपना अलग अलग पानी छोड़ा हुआ था। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और इसको तकरीबन मैंने थोड़ी देर के लिए मिक्स करके छोड़ दिया था। मैंने पतीले को आधे घंटे के लिए कवर कर दिया था और जब आधे घंटे बाद खोल के देखा तो तकरीबन गोश्त जो था उसने अपना कलर, यानी कि वो जो प्योर रेडिश होता है ना, उससे हटकर ये जो थोड़ा पक्का पक्का वाला होता है ना, उसकी तरफ चला गया था। सच बताऊं तो मुझे चिकन की ज्यादा जल्दी समझ आती है, बट इसकी नहीं। अब जो ट्रे में मैंने जितने भी मसाले बनाए थे सारे के सारे ऐड कर दिए थे। इसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया था बिकॉज वो मुझे यहाँ कम लग रही थी। इसके बाद मैंने जितने भी हमारे ये पैकेट वाले मसाले होते हैं, तो 2 मैंने इसके अंदर कौरमे मसाले ऐड कर दिए थे बिकॉज हमें कौरमे वाला मसाला जो है
वो कढ़ाई वाला फॉर्म में बनवाना था। तो हमने ये जो है वो बना दिया था और यार मैं क्या बोल रही हूँ, खैर छोड़ें। अब जब इतना दिमाग किचन में रह के फिर गया हो ना तो ऐसा ही हो जाता है बंदा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की कैसी गुजरी? मेरी तो बस चलते फिरते घूमते फिरते ही गुजर गई इन्हीं कामों के अंदर ही। मसालों को अच्छे से ऑयल के साथ इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने भूना था गोश्त के साथ और फिर इसको इसके साथ ही छोड़ दिया था। मेरी पसीने से इतनी गंदी हालत हुई थी उस तौबा में, तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बाहर निकली तो देखो फुल शदीद गर्मी थी। अंदर आई वापस आधे 1 घंटे बाद, तो आधे साथ सबसे पहले मैंने इसके अंदर टमाटो जूस डाला। टमाटो जूस डालने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर मिक्स किया और फिर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। जब मेरे आधे से ज़्यादा मतलब 80% गोश्त जो है वो गल गया था, तो मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी थी। सब कहते हैं कि दही लास्ट में ऐड कर देनी चाहिए जब गोश्त बिल्कुल गल जाए और भुनी के टाइम पे दही ऐड कर दो। लेकिन पता है दही का पर्पस क्या होता है कि दही अपना पानी अलग से छोड़ती है और फिर उसके पानी के अंदर भी गोश्त पकता है। तो मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दही वाला पानी है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब बारी आती है चूल्हे की फ्लेम को लाइट करके नीचे जाके गोश्त बनाने की। तो मैंने चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया था, गोश्त को चढ़ाया और नीचे जाके गोश्त बनाने लग गई। ये रहा मेरा छोटा पार्टनर। यहाँ मैं हिस्से बनाकर रख रही थी और ये शाफ्टों में डाल रहा था। तो भाई बकरे का गोश्त जितने मर्जी आप लोग बकरे ऐड कर लो, लेकिन सच बताऊं जितना मर्जी गोश्त हो पता नहीं चलता कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। यहीं पर ही मैंने जो है वो तकरीबन अपना काम खत्म कर लिया था और गोश्त आगे ऊपर चख गया तो थोड़ा-सा लगा हुआ था। नीचे तो मुझे ये था कि इसके अंदर स्मेल ना हो गई हो। मैं ना इसको टेस्ट करती हूँ और ना इसकी स्मेल से वो होती है। मैं पता नहीं गोश्त कैसे बना लेती हूँ, लेकिन सही बताऊँ मुझसे गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती थी। शादी से पहले मैं वो वाली बंदी होती थी जो कहती गोश्त मेरे से दूर रखो, और अब मुझे पकाना पड़ता है। बट सच बताऊँ मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं अपने हाथ का पका हुआ गोश्त भी नहीं खाती। यहाँ पर आ जाती हैं मेरी लाडली की चीज़ें, तो वो जो है वो मैंने एक साइड कर दी थी और ये मेरे ड्रेस और मेरी चीज़ें इनको भी मैंने एक साइड पे करके बेड पे रख दिया था। मैंने कहा चलो इससे हट कर फिर मैं आराम से तैयार हो जाऊंगी। तो जल्दी से मैंने गोश्त को देखा, दही ने तकरीबन पानी जो है वो ऐड कर दिया था अपना सारा का सारा और दही बिल्कुल पतली हो गई थी। तो भाई हमने इसको ढक कर रख दिया और फिर बाद में बारी आ गई थी, थोड़ा सा पतला था। तो मुझे था यार ग्रेवी हो लेकिन फुल गाढ़ी किस्म की, तो मैंने ली छोटी कढ़ाई। अब आप लोग को समझ आया कि ये नॉर्मल कढ़ाई है जिसमें एटलीस्ट 2 किलो का गोश्त बन सकता है और वो पतीला है जिसके अंदर तकरीबन अच्छा खासा गोश्त चढ़ा हुआ था। तो मैंने गोश्त को डिवाइड किया और उसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड किया और उसको गाढ़ा करने के लिए अलग रख दिया। क्योंकि कढ़ाई छोटा बर्तन है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा शोरबा और बाकी जो है ये ऐड कर दिया था और पतीले के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने बोटियां रहने दी थी। बाद में बोटियां भी मैंने अलग कर दी थी। अब तक की हारी बंदी मैं तैयार होने बैठी, किसी भी चीज़ को देखते हुए दिल नहीं कर रहा था कि ये चीज़ भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँ और ये भी। तो मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई किया और उसके पास कॉम्पैक्ट पाउडर। उफ़ तौबा! मेरी हालत इतनी ख़राब थी और मुझे इतनी गर्मी लगी हुई थी, मुझे बस ये वाले पाउडर्स भी इसलिए अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि बार-बार पसीना आता है तो फेस ख़राब ना हो जाए। तो जितना भी मेरे पास लूज़ पाउडर था मैंने सारा अप्लाई कर दिया फेस के ऊपर अच्छे से और इसी के ऊपर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर दिया था इसी ब्रश के हेल्प से। फिर मैंने इसको अच्छे से अपने फेस में ब्लेंड कर दिया ताकि कहीं पर ऐसे ना खड़ा रहे। मैं इस हद तक थकी हुई थी कि मेरा दिल था कि मैं अपने फेस पे थोड़ा-सा तो कुछ करूँ, तो मैंने जल्दी से ब्लशिंग उठाया और कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद फौरन ही मैंने जो है वो ब्लशिंग लगा लिया था। मुझे ये था कि थोड़ा-सा चेहरा खिला-खिला लगेगा तो थोड़ा अच्छा फीलिंग आएगी, नहीं तो बिल्कुल भी मेकअप करने का भी दिल नहीं कर रहा था मेरा तो। आइज़ के अंदर व्हाइट पेंसिल अप्लाई करते हुए मेरी व्हाइट पेंसिल भी टूट गई, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और इतना दुःख हो रहा था कि मेरा दिन ही आज का खराब है। एक तो ईद वाले दिन सच बताऊँ तैयार होने का पहले इतना दिल होता था और अब इतना सा भी दिल नहीं था कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होना चाहती थी। बट सारे गेस्ट आए थे घर पे तो ऑब्वियस सी बात है कि तैयार होना तो लाज़िम था। तो मैंने आइज़ के ऊपर जो है वो बिल्कुल पिंक सी शेड अप्लाई की थी और इस दुपट्टे की स्टोरी सुनाऊँ? ये मेरी मामा के किसी सूट का दुपट्टा था और वो भी पिछले ज़माने में। तो ये दुपट्टा जब हम घर में काम कर रहे थे मतलब सफाई वगैरह मामा के घर में तब मिला और तब मम्मा ने शायद साइड पे करके रख दिया होगा। जब मैं ये वाला सूट लाई तो उन्होंने मुझे दुपट्टा दिखाया, तब तो मुझे समझ नहीं आई कि ये मैच करेगा या नहीं करेगा। बट जब मैंने इस दुपट्टे को पहना, लिटरली एग्जैक्ट मैच करा था और ये पीको भी नहीं हुआ था, मतलब ये इतना ब्रांड न्यू दुपट्टा था। तो मैंने तो भाई फौरन ही रख लिया। अब हमने इस दुपट्टे के अकॉर्डिंग और इस सूट के अकॉर्डिंग जो है वो मेकअप करना था। तो इस दुपट्टे में पिंक शेड्स थी तो मैंने आईज के सेंटर में जो है
वो पिंक शेड अप्लाई की थी और साइड पे जो है वो सी ग्रीन कलर हैरत की बात है कि सेम टू सेम ही मिल गया। सी ग्रीन कह रही हूँ, ये पैरेट ग्रीन सेम टू सेम मिल गया था, बट ये बिल्कुल भी आईज के कॉर्नर्स में फील नहीं हो रहा था। इसके बाद मैंने जो है अपनी लिप्स की शेप बनाना स्टार्ट की, तो मैंने पेंसिल उठाई और सबसे पहले आउटलाइन स्टार्ट की। तो बिल्कुल ही लाइट सी मैंने आउटलाइन दी थी ब्राउन कलर की और बिल्कुल ही न्यूड शेड लगाई थी मैंने ब्राउन। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, जब भी मैं लिपस्टिक लगाने लगती हूँ मुझे वो रेड और वो पिंकिश और वो मैरून कलर इतने पसंद नहीं आते। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी लग रही हूँ। शायद बचपन से हमें कहा गया है कि भाई रेड लिपस्टिक तो औरतें लगाती हैं, बड़ी औरतें लगाती हैं, इस तरह से, तो हमें पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती। और सच बताऊं तो मुझे वैसे ही अपने ऊपर रेड लिपस्टिक सूट करते हुए अच्छी नहीं लगती, तो मैं हमेशा न्यूड कलर्स लगाती हूँ। जैसे न्यूड में पिंक लगाती हूँ, बहुत लाइट पिंक होती है, ये ब्राउन या फिर पीच, इस टाइप की जितनी लिपस्टिक्स हैं तकरीबन मेरे पास हैं। और सच बताऊं इससे मेरा लुक भी बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत पसंद है ये सारे कलर्स। फिर इसके बाद मैंने जो है हाइलाइटर अप्लाई किया था, और हाइलाइटर अप्लाई करते हुए मुझे ये था कि थोड़ा भर के लगा लेती हूँ, थोड़ा फेस शाइनी लगेगा तो थोड़ा ग्लोइंग आएगा, और कहीं से नहीं लगेगा कि मैं थोड़ी बहुत भी टायर्ड हूँ। बट जितना मर्जी लगा लूँ मुझे सच में अंदर से फीलिंग थी, बिकॉज मुझे काफी दिन से उल्टियाँ थी और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मुझे ही पता है वो क्या मेरे साथ कंडीशन हुई हुई है। मैं जिसके साथ लाइनर के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ ब्लेंडर होता रहता है, तो मैंने सोचा नहीं, इस दफा मैं खाली शेड अप्लाई कर देती हूँ। तो मैंने ब्लैक शेड ली और इसको साइड्स पे अप्लाई कर दिया और बाद में इसे अच्छे से अंदर की साइड पे, कॉर्नर्स की साइड पे ना ब्लेंड कर दिया था मैंने, क्योंकि ये नोक में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लाइट सी फील हो रही थी। तो मुझे था कि कुछ थोड़ा डार्कर सा हो, थोड़ा फेस अच्छा सा लगे, तो फिर मैंने इसलिए ब्लैक शेड लास्ट में जो है अच्छे से सब कॉर्नर्स के अंदर ब्लेंड कर दिया था इसको। मैंने अपना फेवरेट वाला ब्रश लिया और उसी से ही जो डार्कर शेड है उसके ऊपर जो मैंने पैरेट ग्रीन कलर लगाया था वो अप्लाई कर दिया था। मीन्स ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा पैरेट ग्रीन इसलिए अप्लाई किया था ताकि वो जो लुक है ना वो थोड़ा ड्रेस के साथ मैच करती हुई नजर आए। कभी कभी सच में जितनी मर्जी ईद है, जितना मर्जी, कभी कभी समझ नहीं आता था कि हमारी अम्माएं क्यों तैयार नहीं होती। ईद वाले दिन हमेशा बस काम में ही लगी रहती हैं, लेकिन अब समझ में आता है बच्चे, फिर बच्चे से थोड़ा सा फारिग हो तो काम, फिर काम से फारिग हो फिर रेस्ट नहीं मिलता, फिर वापस अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। और जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मामा को बस हमारी शॉपिंग, घर, काम, सब कुछ। और ईद वाले दिन गेस्ट को भी जो है वो हमें मतलब बुलवाना शुलवाना पड़ता है और उनको टाइम देना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी हमारे पेरेंट्स किया करते थे। तो हम लोग आराम से तैयार होते थे और मजे से फिर लश्कारे शश्कारे मारते हुए घूमते फिरते हुए पूरे मोहल्ले में, मतलब पूरे खानदान में आते जाते थे। बट अब तौबा तौबा, अब का दौर ऐसा नहीं रहा। अब मतलब काम शाम करो, जब उनसे फ्री हो, फारिग हो, टाइम मिले, अपनी मम्मा वाली रूटीन से भले थोड़ा सा कम है, बट सच बताऊं मेरी भी थोड़ी माँ वाली रूटीन ही हो गई है। मतलब मेरा इतना सा भी तैयार होने का दिल नहीं करता। अब ये व्लॉग मैंने कल ही अपलोड कर देना था, लेकिन अशु की हालत इतनी खराब थी और इतना बुखार था उसको कि मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला, और मैं बस उसी को ही ध्यान दे रही थी। मैंने कहा बाहर में जाए मेरा फोन, अब बाहर में जाए हर चीज, और वैसे बीशे आ भी आने रहते, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसकी अकेले ही ख्याल रखना पड़ता है, मुझे उसको अकेले ही टेक केयर करनी पड़ती है। तो मैं हमेशा उसकी वजह से भी थोड़ा टाइट टाइट रहती हूँ। लेकिन जब उसका मूड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। खैर ये वाले इयररिंग्स भी मैंने इसके साथ पहन लिए थे, और ये वाले कड़े, ये कड़े मेरी कजिन ने मुझे गिफ्ट किए थे। सच बताऊं इनको एक और आधा साल हो गया है और अभी तक ये इतने से भी ब्लैक नहीं हुए, खराब नहीं हुए। उसने ये मेरी शादी पर गिफ्ट किए थे, बट मतलब शादी वाले टाइम पे तो ये बने नहीं, तो उसके बाद जब ये जैसे ही बने तो उसने मुझे फौरन ही गिफ्ट कर दिए। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैंने इसके साथ अपनी मायो वाला कुर्ता पहना था, और बस मैंने इस साल जूती नहीं ली। जूती से बाइकआउट नहीं किया, बट मुझे कोई जूती पसंद ही नहीं आई। ये हम लोग इतनी गर्मी में खड़े होकर जो है वो धूप में पिक्चर्स बना रहे थे, और एक पिक्चर बनाकर फौरन अशोक को झूला देने जाती थी, वापस आती थी फिर दूसरी पिक्चर्स बनाती थी। कि मेरे को शाम को बैठ के मैंने अच्छे से मैरिनेट किया था, और फिर ये टाइम आता था रात का जब हमने ये वाली टिक्कियां बनाई थी। ईद का मौका और किसी के घर में ये वाली टिक्कियां ना बने, ऐसे तो हो नहीं सकता। और एक और थ्योरी, कीमा वाली टिक्कियों का तवा एक और होगा और रोटी वाला तवा एक और होगा। ये भी एक खानदानी थ्योरी है, मुझे इस थ्योरी के बारे में कभी समझ नहीं आती। अल्लाह हाफिज।